हाय एवरीवन, वेलकम। हमने पार्ट 5 के लेक्चर्स में देखा था, वीडियो में देखा था क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन में व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी, उसकी शॉर्टकमिंग्स होने के बावजूद भी, लॉ के अंदर ढेर सारी कमियां होने के बावजूद भी इसका बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। एक्चुअली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है। तो पहला जिसे है यूजफुल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से यूजफुल है, मुझे बताइए। कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के लिए कब तक पे करने के लिए तैयार होगा, वो प्राइस देने के लिए कब तक तैयार होगा? तब तक उस कमोडिटी के लिए वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा जब तक उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसमें उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी। अगर कंज्यूमर को कमोडिटी में कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो उस कमोडिटी के लिए वो प्राइस पे नहीं करेगा। अगर वो फ्री में भी उसको अवेलेबल होगी ना तो उसे कंज्यूम नहीं करेगा, उसे खरीदेगा नहीं। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कंज्यूमर तभी तक किसी भी कमोडिटी के लिए पे करने के लिए तैयार रहता है जब तक उस कमोडिटी को कंज्यूम करने में उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही हो। मतलब ही ऑलवेज ट्राई टू इक्वेट मार्जिनल यूटिलिटी विद द प्राइस फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। Let's see that the consumer purchases those commodities wherein the marginal utility is equal to the price spent for it. जो भी प्राइस वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है जिस कमोडिटी के लिए, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस की क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, so that he can maximize his satisfaction। तभी वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल पर लेके जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। यू विल हेजिटेट टू पे ₹50 फॉर अ वड़ा पाव। आप 50 रुपए किसी भी वड़ा पाव के लिए देने के लिए हेजिटेट होंगे, संकोच करेंगे आप, क्योंकि 50 रुपए देने के बाद क्या उतने वर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी हमें? क्या नहीं, बिकॉज यू नो दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन वड़ा इज नॉट वर्थ ₹50। आप जानते हैं कि एक वड़ा पाव की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 50 रुपीज के इक्वल नहीं है, वो हार्डली 10 रुपीज के इक्वल है। तो एक वड़ा पाव आप 10 रुपीज में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उतने लेवल का मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है, ऐसा आप समझते हैं। तो दिस लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल टू द कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट वन, यूजफुल टू द प्रोड्यूसर, दैट मीन्स बिजनेसमैन। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो बिजनेसमैन होता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये यूजफुल है। प्रोड्यूसर कोशिश करेगा उन्हीं गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने की जिसकी स्टॉक कम है। बहुत ज्यादा अगर स्टॉक होगा तो लोगों के पास ज्यादा होने के कारण वो डिमांड भी कम करेंगे उसकी, और प्राइस भी लेस पे करने के लिए तैयार होंगे। जैसे देखिए, द लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प्स टू प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन टू फिक्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में जो भी गुड्स या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसे बात मालूम होनी चाहिए कि मार्केट में उसके गुड्स की डिमांड कैसी है। बहुत ज्यादा डिमांड है तो क्या करेगा? वो ज्यादा प्राइस लेकर के सप्लाई करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ऑलरेडी अगर बहुत ज्यादा मार्केट में स्टॉक है तो लोग बोलेंगे क्या बहुत ज्यादा हमारे पास, ये बहुत ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है, या प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा स्टॉक है तो भी प्रॉब्लम होगी। जब स्टॉक ज्यादा हो जाता है ना तो फिर लोग उसकी कम डिमांड करते हैं। कम डिमांड के कारण क्या हो जाएगा प्रॉब्लम कि सप्लाई कम हो जाएगी प्रोड्यूसर की तरफ से, और फिर उसे मजबूरन प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो जो प्राइस सुटेबल प्राइस पॉलिसी है वो किसी भी प्रोडक्ट की फिक्स करनी होती है जब प्रोड्यूसर ने या बिजनेसमैन ने, तो वो बराबर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टडी करता है। लार्ज द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, देखिए मैंने जो बात बोली वो आ गया। लोअर इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड हेंस द प्रोड्यूसर में डिसाइड to fix a lower price for the product।
ज्यादा स्टॉक होगा तो उसे कम प्राइस ही फिक्स करनी पड़ेगी। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज हाईली यूजफुल टू द प्रोड्यूसर और टू द बिजनेसमैन रिगार्डिंग फिक्सिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की प्राइस वो फिक्स करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। हाउ दिस लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट? Government always try to formulate or frame different policies. Particularly, the most important policy of government is tax policy or taxation policy. Generally, in India, government follow progressive taxation policy. In progressive taxation policy, government charge heavy taxes on rich people and very low or negligible taxes on पुअर पीपल। अमीरों पर बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है और गरीबों पर कम टैक्स चार्ज करती है। ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज। दिस लॉ इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट ऑफ द फाइनेंशियल बजट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर on the basis of law of diminishing marginal utility. There are so many commodities, those who are necessary for the people, for the common man, for the layman. आम आदमी के लिए बहुत नेसेसरी होती है। नेसेसरी कमोडिटीज पर बहुत कम टैक्स लगाती गवर्नमेंट है ताकि लोगों तक पहुंच सके वो चीजें, और वहीं पर जहां पर लग्जरी और कंफर्ट्स गुड्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं ऐसे गुड्स पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस लॉ इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री। So, the law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy. Pricing policy में आ जाता है, जैसा मैंने अभी कहा आपसे, कि किस गुड्स की, किस कमोडिटी की क्या प्राइस फिक्स की जाए। जो एकदम नेसेसिटीज है, जो कॉमन मैन के पहुंच तक होनी चाहिए गुड्स, ऐसे गुड्स पर, ऐसी कमोडिटीज पर बहुत लो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट है या नहीं लगाती है। आप देखिए एकदम नेसेसिटीज पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। फूड पर टैक्स है क्या हमारे देश में? नहीं है। गेहूं, चावल, दाल आप खरीदते हैं उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन वहीं पर आप लग्जरीज आइटम पर जाते हैं, नेसेसिटीज पर जाते हैं, तो देखिए उस पर गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्सेस लगाती है। तो ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट जब बनाती है तो इस बात को एकदम केंद्र में रखकर बनाती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या एक्सपेंड कर रहा है, लोगों की यूटिलिटी किस वस्तु में ज्यादा बहुत है, कौन सी वस्तुएं लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचनी चाहिए, उस बात को ध्यान में रखा। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है फोर्थ, यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली से मोनोपोलिस्ट बना। मोनोपोलिस्ट मतलब एक ऐसा सेलर, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोलिस्ट मतलब होता है अ सिंगल सेलर फॉर गुड्स इन द मार्केट। कोई भी एक ऐसी वस्तु होगी जिसका वो सिंगल सेलर होगा और पूरे मार्केट पर उसका ही शासन चलेगा, वो रूल ओवर द मार्केट। मोनोपोलिस्ट इज अ काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर रूल द मार्केट। वो पूरे मार्केट को कब्जे में करके रखता है और वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है अलग अलग कंज्यूमर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अमीरों को ध्यान में रखता है, हाँ ये अमीर कंज्यूमर है, ये ज्यादा पैसे वाला है, तो उससे वो ज्यादा चार्जेस लेगा। लेकिन अगर वो देखेगा कहीं भी थोड़ा सा गरीब कंज्यूमर है तो उससे थोड़ा कम प्राइस लेगा। तो मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो हेल्पफुल टू द मोनोपोलिस्ट रिगार्डिंग फिक्सिंग द प्राइसेस। ही चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। देखिए कैसे, टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है ही चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। मतलब मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिंगल प्राइस नहीं होती, मार्केट में अलग अलग प्राइस होती है। He can charge higher price to the rich and lower price to the poor consumer. क्यों ऐसा है? Because marginal utility of money is higher for poor than rich people. उसको मालूम है कि अमीर आदमी है यार, ये पैसा पे कर देगा, मार्जिनल यूटिलिटी मनी के लिए इसके लिए कोई खास बात नहीं है, ये दे देगा। लेकिन वही गरीबों से चार्ज करेगा, सोचेगा यार उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, गरीब की मार्जिनल यूटिलिटी मनी में बहुत ज्यादा है,
बेचारा मनी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना बाकी है उसके जीवन में, तो इससे क्या किया जाए, कम प्राइस लिया जाए। इसलिए मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, गरीब से कम प्राइस लेगा, अपने प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट वही रहेगा बेटा, उस एक ही प्रोडक्ट के लिए गरीब से कम प्राइस लेगा, अमीर से ज्यादा प्राइस लेगा। तो दिस लॉ इज वेरी मच हेल्पफुल टू द मोनोपोलिस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर लॉ ऑफ डिमांड कंस्ट्रक्ट किया गया। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या कहता है, जब हम फोर्थ टॉपिक में जाएंगे, थर्ड टॉपिक में सॉरी, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे। फोर्थ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और थर्ड में लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। तो प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया है। तो कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए डिमांड कब करेगा, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब उसकी कम प्राइस होगी तब। तो इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो जो डेवलप किया गया वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर डेवलप किया गया। देखो क्या कहता है बहुत सिंपली, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड किस पर आधारित है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस। किसी भी गुड्स की कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। कब, विद अ फॉल इन प्राइस, जब उस कमोडिटी की प्राइस क्या होती है या उस गुड्स की प्राइस क्या होती है, कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये तो मार्केट का रूल है, जो चीजें मार्केट में सस्ती होती हैं देखिए वहां पर डिमांड बढ़ जाती है। एंड फॉल विद इंक्रीज इन प्राइस, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाती है वैसे डिमांड कम हो जाती है। फॉल हो जाती है मतलब, फॉल हो जाना मतलब कम हो जाती है। व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस। वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा स्टॉक ऑफ गुड्स परचेस करता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है। ये देखिए स्टेडीली डिमिनिशेस मतलब धीरे धीरे वो डिमिनिश हो जाती है। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स में कम हो जाएगी तब वो क्या करेगा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी बनी रहेगी गुड्स में, ही इज रेडी टू पे इवन हायर प्राइसेस फॉर दैट कमोडिटी। लेकिन एक बार उसकी यूटिलिटी, उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी उसकी खत्म हो गई या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो गई तो इसके बाद वो क्या ढूंढेगा, हाँ अब कम कीमत पर मैं वो गुड्स खरीदूंगा। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तैयार हुआ कहीं ना कहीं किसके आधार पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर। दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, लास्ट पॉइंट है इसका। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब ध्यान देना, हम गिफन्स पैराडॉक्स एक क्वेश्चन आगे शॉर्ट नोट में करेंगे फोर्थ टॉपिक में। लेकिन एक्चुअली पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। देयर आर सम कमोडिटीज हु पोजेस हाई वैल्यू इन यूज, जैसे हम कह सकते हैं कि एयर, वाटर, लेकिन उनकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम होती है या ना के बराबर या होती ही नहीं है। देखिए एयर, वाटर फ्रीली अवेलेबल है लगभग, तो उसकी हाई वैल्यू इन यूज है बट लेस या no value in exchange. And but there is some another commodity who possesses high value in exchange but very little value or less value in use, like diamond. अब डायमंड का कितना यूज है आपके जीवन में बताइए ना जरा मुझे, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राइस कमांड करता है। एक्सचेंज वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है डायमंड की, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है क्या। अब डायमंड के बिना मरे जा रहे हैं क्या, नहीं डायमंड होगा तो भी आप जी सकते हैं ना, लेकिन हवा और पानी नहीं होगा तो जी सकते हैं क्या। इसको जो डाइवर्सिफाई किया है, डिफरेंशिएट किया है एक तरह से, किसने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने, किसके माध्यम से, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के माध्यम से।
कि किन चीजों की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है और किन चीजों की यूटिलिटी बिल्कुल नहीं हमारे जीवन में है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बहुत हाई वैल्यू इन यूज है और वेरी लिटिल वैल्यू इन यूज है। तो दो चीजों को ध्यान में रख करके पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को समझाया गया, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। देखिए क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स basis of paradox of value by showing the difference between value in use, that is they are very useful. जैसे मैंने कहा air and water are very useful but their exchange value is very less or negligible, है ही नहीं उसकी exchange value. While some commodities have high value in exchange like diamond, उसकी exchange value बहुत ज्यादा है but value in use नहीं है, they can be exchanged for high price. तो वैल्यू एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसी कमोडिटीज जो हाई प्राइस पर एक्सचेंज की जाती है लेकिन उसकी यूज इन वैल्यू बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसे बहुत अच्छी तरह तैयार करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए। टिल देन गुड बाय, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ध्यान देते रहें। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें पार्ट 7 में प्राइस का कंपैरिजन। सब्सक्राइब करते रहिए।